आप में से कई लोगों के माइंड में कहीं वो तो नहीं चल रहा जो आपने थंबनेल में पढ़ा कि विनोद भंडारी को अगर ओपनिंग कराई जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि ओपनिंग के बाद जो उनके स्टार्ट्स रहे हैं अब तक फार वेस्ट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है। कहीं आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो नहीं उठ रहा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप में से कुछ के माइंड में तो चल ही रहा होगा, और इस सवाल का जवाब जो है वो इस एनालिसिस में ढूंढने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आपके माइंड में नहीं चल रहा, अगर आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही है, नहीं चल रहा, तो बाकी एनालिसिस पे अब उतरते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ अगर बात करें एंड सबसे पहले तो चारों टीमें बता दें, चारों टीमों को लुम्बिनी ऑल स्टार्स, जनकपुर रॉयल्स, विराटनगर सुपर किंग्स और काठमांडू नाइट्स। जी हाँ, फार वेस्ट यूनाइटेड की जीत के साथ काठमांडू नाइट्स भी अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो ये चार टीमें, कांग्रेचुलेशंस इन चार टीमों को। ये नेशनल लीग जो फर्स्ट एडिशन है उसके पहले सेमीफाइनलिस्ट, चारों सेमीफाइनलिस्ट ये बन चुके हैं। इनमें ही आपस में मैचेस होना है जो एक फिर फाइनल में पहुंचेंगे। खैर अब इस मैच की अगर बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली एक बहुत ही ज्यादा बैटिंग डिस्ट्रक्टिव वाली जो परफॉर्मेंसेस हैं वो यहाँ पर इस मैच में देखने को जरूर मिली है। पहले फार वेस्ट ने बैटिंग की और फिर से विनोद भंडारी और हसमुतुल्लाह सईदी की जो ओपनिंग आई उन्होंने एक अलग ही मोड अपनाया हुआ था। अगर हम बात करें फेस बाय फेस की पहले नहीं जरूर, और जिस तरीके की फिर से शुरुआत हुई है, क्या कहने हैं कि दोनों की जो पार्टनरशिप, जो बॉन्डिंग रही है शुरुआत ओपनिंग में हमें देखने को मिली लास्ट के कुछ मैचेस में, वो कमाल की थी। आप देखिए 91 रन किए दोनों की पार्टनरशिप ने और 10 ओवर में वो भी टांग दिए 90 रन, 91 रन बना डाले 9.10 के आप देखेंगे तो रन रेट के हिसाब से। वहीं पर सेकंड फेस में यहाँ पर कहना होगा कि रन ज़्यादा ज़रूर होने चाहिए थे। जी हाँ, जिस तरीके की शुरुआत हुई है पर सिर्फ 5 रन ज़्यादा बने, 96 रन टीम ने यहाँ बनाए और 5 विकेट यहाँ टीम ने गंवाए। जिस तरीके की शुरुआत हुई थी तो थोड़ा सा 100 रन तकरीबन यहाँ बनने ज़रूर चाहिए थे। अगर आप देखेंगे 100 105 रन, क्योंकि 10 विकेट है आपके पास, पूरा छूट है खुली, बैट्समैन आने हैं अभी, लेकिन 96 रन टीम ने ज़रूर बनाए 187 for 5, पर कम से कम यहाँ 190 माफ़ कीजिएगा 195 to 200 होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट है। और इसके बारे में अगर बात करें अब अगर तो डॉट बॉल्स की तो सिर्फ 38 डॉट बॉल्स यहाँ पर टीम ने खेली है। डेफिनेटली 38 डॉट बॉल खेली जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर स्कोर एक बहुत बेहतर लगाने में कामयाब रही है और उसका पूरा क्रेडिट जाएगा ओपनिंग पेयर को। विनोद भंडारी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हसमुतुल्लाह सईदी डेफिनेटली पहले प्लेयर बनते हैं जिन्होंने 400 रन इस टूर्नामेंट में क्रॉस किए हैं। 10 मैचों में अभी तक 10 मैच पूरे हो गए, फार वेस्ट कहीं ना कहीं निकल गई है, लेकिन उनके 400 रन उन्होंने बनाए हैं अब तक इन 10 मैचों में। 44 के आसपास की उनकी एवरेज है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग हसमुतुल्लाह सईदी की इस टूर्नामेंट में रही है और कहीं ना कहीं लगता है कि शायद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी होना लेके चले जाएंगे, कुछ विकेट्स भी उनके नाम है। ये इन दोनों की जोड़ी विनोद भंडारी को शुरू के 6 मैचेस में बात करें जब वो नीचे आ रहे थे तो उन्होंने 6 मैचेस में 51 रन लगाए थे और लगभग 8 के एवरेज से वो रन कर रहे थे। पिछले 4 मैचों से फार वेस्ट ने उन्हें ओपनिंग में ट्राई किया और ओपनिंग में आने के बाद जो रिजल्ट्स निकल कर आए वो बड़े ही जबरदस्त थे। 4 मैचों में 188 रन लगा दिए और लगभग 47 के आसपास की उनकी एवरेज है। ओपनिंग में क्या उन्हें ये माहौल क्या सूट कर रहा है अभी के लिए अगर हम बात करें? नहीं जरूर कर तो रहा है, जैसा देखने को मिल रहा है। शायद उन्हें अच्छा लग रहा है कि पावर प्ले का वो इस्तेमाल कर पा रहे हैं, खुलकर खेल पा रहे हैं। और क्योंकि शुरुआत में आप आ रहे हैं तो आपको अर्ली फेस का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि बॉल 1-2 ओवर तो स्विंग करती ही है। जी हाँ, या फिर कोई अच्छे बॉलर हैं आपके सामने तो उनकी तो फिर 2-3 ओवर स्विंग कर जाती है बॉल। अगर बात करें तो फिर भी आप उस फेस को क्लियर कर पा रहे हैं, उस टाइम को स्पेंड कर पा रहे हैं। तो ये ज़रूर टाइम खाली स्पेंड नहीं कर रहे हैं, रन्स भी आप बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। खैर अगर आप ये ऐसा स्कोर कर रहे हैं बिल्कुल, अब ये कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस जरूर हो गई है। जाहिर सी बात है, एक आध परफॉर्मेंस आप करें तो T20 में तो बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आप कंसिस्टेंसी पर एक डाउन पर अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो चलिए अच्छा है। 4 मैचों में 188 रन करीब 47 के एवरेज से विनोद भंडारी लगा दिए। अब वो सवाल जो आपके मन में कि क्या इन्हें ओपनिंग के लिए ट्राई किया जा सकता है, नेशनल टीम की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं आपके माइंड में अगर ये चल रहा हो तो बस यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। देखिए यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि आप किसी भी चीज का बड़ा इंस्टेंटली कोई रिएक्शन और रिजल्ट ले आते हैं, और यही दिक्कत बहुत सारे प्लेयर के साथ हुई। ऐसे नहीं कि पहली बार हो रहा है, नेपाल क्रिकेट में हमने देखा है पिछले 1-2 सालों में भी कि, और आप तो यानी कब से देख रहे हैं कि बहुत, अगर आप कहीं पे किसी ने कुछ किया सीधा टीम में ले लो,
ये चीज कहीं ना कहीं से थोड़ा बचने की कोशिश करिए। पहले उन्हें और मैचेस खेलने दीजिए और अलग अलग कंडीशन में खेलने दीजिए, और कई और कुछ मैचेस हो, लोकल हो, डोमेस्टिक हो, या फिर कोई बायोलेटर सीरीज वगैरह हो, उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या हम परमानेंट ऑप्शन इनमें देख सकते हैं। 2-3 इनिंग खेलकर आप बिल्कुल अच्छी इनिंग है, लेकिन आप सीधे दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगे कि नहीं इनको ओपनिंग कराई, तो ये ठीक नहीं है। कुछ वक्त दीजिए, काम रहिए, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे चीजें फिर देखिए कि क्या ये कितनी लेवल की कंसिस्टेंसी में भी एक लेवल होता है। उसमें बायोलेटरल सीरीजेस, ओडीआई की बायोलेटरल सीरीजेस हो, माफ कीजिएगा T20 की बायोलेटरल सीरीजेस वगैरह हो, दूसरे ओपोनेंट हो, वहां पर ट्राई कर देखना, फिर जाकर कहीं ना कहीं बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं कि आने वाले मैचेस में, बड़े इवेंट्स पर विनोद भंडारी को एज ओपनिंग ट्राई करना चाहिए या फिर टीम में लेना चाहिए या फिर नहीं। तो पेशेंस रखिए, काम रखिए, अभी के इस परफॉर्मेंस को एंजॉय करें तो ज्यादा बेहतर है। कि फिलहाल उन्होंने ओपनिंग में जबरदस्त परफॉर्मेंस यहां पर दी है, जब से उनको 7वें मैच से लेकर 10वें मैच तक उन्हें ओपनिंग में ट्राई किया गया है। उसके बाद सेकंड फेज की अगर हम बात करें, फर्स्ट फेज में 91 रन और कोई बिना किसी नुकसान के विकेट। डेफिनेटली सेकंड फेज में चीजें जो है वो इतनी बेहतर नहीं गई, कम से कम 110 to 115 रन सेकंड फेज में लगाने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद जो बैट्समैन आए, उमर अली की बात करें, राशिद की बात करें, या फिर मिलिंदा सिलवर्धन की बात करें, स्टार्ट मिला 5-10 रन सबने किए, लेकिन एक बड़ी इनिंग जो कम से कम 25-30 रन की इनिंग चाहिए थी, वो शायद नहीं मिल पाए और अच्छे नोट पर फिनिश नहीं हो पाए। जरूर, और एक चीज हम यहाँ पर ट्राई कर सकते थे कि करण केसी को शायद थोड़ा सा ऊपर भेज सकते थे, अगर ये होता कि चलिए आपने थोड़े बहुत रन्स किए हैं, हिटिंग आपकी अच्छी है, आपकी हिटिंग पावर अच्छी है, तो थोड़ा सा ट्राई किया जा सकता था। 134 पे मेरे ख्याल में शायद पहला विकेट गिरा वहां पर फार वेस्ट का, तो उम्मीद थी कि शायद अगर आप भेज देते, क्योंकि कुछ भी T20 क्रिकेट है तो आप कर सकते हैं जब आपको शुरुआत भी अच्छी मिली हो, तो कोशिश करते हैं अगर ये होता। लेकिन चलिए 187, जबकि ये स्कोर था 200 का, पर इससे कम कर दिया गया सेकंड फेज। बिल्कुल, तो वही पर बात करें, उमेर अली को जो आपने भेजा वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसके साथ साथ अगर करण केसी उनके बाद अगर करण केसी वहां आते तो हो सकता है। सबसे एक और चीज ये माइंड में रखकर हम कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी रेस से बाहर हैं, ऐसा नहीं कि ये डू और डाई मैच है या फिर आप इस मैच के रिजल्ट से प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं, तो आप इस चीज को ट्राई कर सकते थे। खैर, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस यहाँ बॉलिंग देखने को मिली है। अगर हम अभिमन्यु मिथुन की बात करें, पूरा टूर्नामेंट उनका लगभग खराब ही गया, काफी ज्यादा रन किए। पैट ब्राउन और अभिमन्यु मिथुन डिस्ट्रक्टिव, आप कह सकते हैं कि बहुत जमकर सारे बैट्समैन ने इनको बॉलर की खबर ली है। अगर इस नेपाल T20 लीग की अगर हम बात करें, बाकी एंड बॉलर से भी कुछ खास हेल्प नहीं मिली, चाहे हम बात करें प्रतीश जीसी की, तुल बहादुर थापा की, या फिर और कोई बॉलर। बिल्कुल, असिता फर्नांडो भी 4 ओवर में 45 रन उन्होंने दिए, कुशल मल्ला ने भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए, आपके विशाल केसी ने भी 2 ओवर में 17 रन दिए। जी हाँ, और यही बॉलर्स है, क्योंकि आप बॉलर्स का डे जरूर नहीं गया, खासकर असिता फर्नांडो हुए, आपके प्रतीश माफ कीजिएगा जीसी, जी हाँ, जिन्होंने 3 ओवर में 31 रन दिए और 1 विकेट उन्होंने निकाला। बॉलिंग थोड़ी सी और अच्छी होती, ग्रुप में बॉलिंग होती तो बेहतर होता। और तुल थापा को भी पूरे ओवर मिले नहीं थे और उनको ओवर जरूर देने चाहिए थे, पर अब जाकर ये बात करके कोई फायदा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत वक्त से देख रहे हैं कि जो गोल बॉलर्स हैं उन्हें काफी कम ओवर मिल रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये दिक्कत जरूर नजर आती है। ये दिक्कत आपको अभी एहसास नहीं होगी, लेकिन नेशनल टीम में जब ये चीजें होंगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या बात है। मेन बॉलर बैठे हैं और आप तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे बॉलर से बॉलिंग करवाए जा रहे हैं। खैर, ये एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ये रोहित के अंदर भी कहीं ना कहीं देखी हमने इस नेपाल T20 लीग में। खैर, लेकिन वो बात और है कि नेपाल T20 लीग में वो शुरू से कप्तान थे नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें इस चेस की, जी हाँ, अगर इस चेस की तरफ चले तो डेफिनेटली पोखरा एवेंजर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस चेस में, जब तक लगभग 15 ओवर तक पोखरा एवेंजर्स पूरी तरह से इस चेस में आया था। जरूर देखिए, पहले फेज की बात करें तो 67 for 3 ये हाल था, माफ कीजिएगा, पोखरा एवेंजर्स का। जी हाँ, 67 for 3, और उसके बाद यहाँ विकेट बहुत ज्यादा गिरे, 79 for 7। जी हाँ, रन का जो रन रेट था आपका वो भी काफी बड़ा, क्योंकि आपने सिर्फ 67 रन बनाए और आप टारगेट चेस कर रहे हैं 188 का। पर होप कर सकते थे कि चलिए कुछ अच्छा हो सकता है, बाद में बैट्समैन मार सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ। मारने के चक्कर में 7 विकेटें पोखरा एवेंजर्स ने गंवा दिया और सिर्फ 79 रन बना। बिल्कुल, अब ये एक चीज और है यहाँ पर। आज बैटिंग की अगर हम बात करें तो सुमित महाजन और उपुल तरंगा जैसे ओपनिंग के लिए आए, आज दोनों ही आसिफ यासिक ब्रदर्स जो है वो टीम में थे नहीं। रीजंस पता नहीं क्या है, लेकिन दोनों ही ब्रदर्स यहाँ पर थे नहीं। उपुल तरंगा आए यहाँ पर, सुमित महाजन बहुत जल्दी अपना विकेट गवा के चले गए। अब आप सोचेंगे कि 67 पे 3 है, उसके बाद सेकंड फेज में 79 पे 7 विकेट गिर गए, तो आखिर पोखरा एवेंजर्स रेस में था कब? जी हाँ, ये बिल्कुल रेस में था, क्योंकि उपुल तरंगा जब रन आउट हुए तब 66
67 पर 1 विकेट था पोखरा एवेंजर्स। तो डेफिनेटली वो जो रन आउट है वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उपुल थरंगा से एक्सपीरियंस प्लेयर अगर 16, 17, 18 ओवर तक जाते और यंग प्लेयर्स के साथ, जैसे सिद्धांत है, आने वाले प्लेयर्स थे, प्रतीश जीसी हैं, उसके बाद कुशल मल्ला, इन लोगों के साथ अगर मिलकर खेलते तो शायद इस चेस को वो बहुत बेहतर तरीके से फिनिश कर पाते। ना ही यहाँ पर 11 बॉलें जो है पोखरा एवेंजर्स छोड़कर आता, उन 11 बॉलों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो सकता था। वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब उपुल थरंगा रन आउट हुए। उसके बाद भी पोखरा एवेंजर्स चेस में था। जी हाँ, 10 ओवर तक 67 पे 3 गिर गए, लेकिन उसके बावजूद भी चेस में था। क्यों? 15 ओवर कंप्लीट होते होते अयान पोखरा एवेंजर्स का जो स्कोर था वो 129 रन 4 विकेट, पूरी तरह से वो फिर भी रेस में बने हुए थे। और उसका क्रेडिट जाता है प्रतीश जीसी की बड़ी जबरदस्त पावर हिटिंग और सिद्धांत लोहानी को। नहीं जरूर, बहुत बेहतरीन इनिंग खेल रहे थे दोनों ही, बहुत शानदार। थोड़ी देख ली उम्मीदें काठमांडू नाइट से छीन रहे थे। बस यही है, लेकिन ये बहुत रेयर डे में होता है, ये जरूर मानना होगा कि ऐसे चेजेस जो हैं, जो एक प्लेयर अपने बलबूते पे लेके जा रहा हो, या एक कहना होगा कि बॉलिंग ऑलराउंडर इस तरीके के चेजेस कर दे, ये अमूमन देखने को मिलता नहीं है, रेयरली होता है। जी हाँ, जिस दिन हो जाए या कर दे, उम्मीद करें, लेकिन पूरा उन पर डिपेंड रहना, बॉलिंग ऑलराउंडर्स पर पूरा डिपेंड रहना, ये भी बेहतर नहीं है। क्योंकि आप डाउन देखिए प्रतीश जीसी का, जिस तरीके से वो इनिंग खेल रहे थे, बस बॉल पार करनी थी, क्योंकि रन रेट भी काफी बढ़ गया, इसलिए ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी अगर कोई जता रहा है कि प्रतीश जीसी जिता देते, ये कर देते, अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो एक डे होता है, स्पेशल डे, जिस दिन वो क्लियर कर देते कि हाँ 11 बॉलें बची थी, मैं मैच खत्म करके आया था 11 बॉलों में। लेकिन अगर ये एज अ स्पेशलिस्ट तौर पर देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं। ये आप कह सकते हैं, देखिए ना, 5 छक्के मारे, आखिर आउट तो हो ही गए ना, खत्म हो ही गया मैच। तो बिल्कुल सही, 11 बॉलें छोड़कर आए, ऑल आउट भी हो गए। तो बैट्समैन और जो नीचे के जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है प्रतीश जीसी हुए, और भी नीचे आए, उन्होंने भी 34 रन मारे जरूर, लेकिन हार में तब्दील। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए हमने कहा कि टर्निंग पॉइंट जो है वो उपुल थरंगा का रन आउट था। क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्लेयर अगर आपके साथ होते तो डेफिनेटली इन यंग प्लेयर्स के साथ वो और ज्यादा बेहतर टैकल कर पाते और इनसे कन्वर्सेशन कर इस इनिंग को, इस चेस को वो बेहतरीन तरीके से फिनिश कर पाते। अब आप और उनके आउट होने के बाद वहां पर अगर बात करें तो पूरे, अगर आप कहें तो यंग प्लेयर्स का जो जमावड़ा लगा हुआ था, कुशल की बात करें, सिद्धांत की बात करें और उसके बाद प्रतीश की बात करें, तो इन तीनों की तरफ से डेफिनेटली यंग प्लेयर्स है, हिटिंग विटिंग कर रहे थे, वो अपनी जगह पर है। वो किसी एक खास दिन में आप उस तरह के चेसेस देखते हैं कि चलिए यंग प्लेयर्स आए, उन्होंने लगातार 8-9 छक्के मारकर एक चेस को कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज्यादा, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा और हर वक्त होता है। और वही हुआ, प्रतीश लगातार मारने के लिए गए और चलिए 5 बॉल उन्होंने बाउंड्री पार कर दी, रोप पार कर दी, लेकिन छठी पर जाकर आखिरकार वो कैच का सामना हो ही गया। उसी के साथ पूरी टीम ने उसके साथ एक के बाद एक लगातार आउट होते गए और दम तोड़ दिया। बस यहीं पर, इसी जगह पर एक एक्सपीरियंस प्लेयर यानी उपुल थरंगा अगर नीचे आ रहे होते तो आप देखते इस चेस को आप बहुत ही शानदार तरीके से फिनिश होते हुआ देख सकते थे। यही लड़के उपुल थरंगा के साथ मिलकर कुछ अलग ही तरीके की इनिंग खेलते, लेकिन एक एक्सपीरियंस के बिना वो कुछ अलग ही तरीके की इनिंग खेलते गए, लगातार मारते गए और उसका खामियाजा ये हुआ क्योंकि लगातार वो मार रहे थे तो रिस्क फैक्टर हर बॉल में था, हर बॉल में था। 10 बॉलों तक वो रिस्क फैक्टर काम आया, 11वीं बॉल पर आपका लक साथ नहीं आया और आप रोप में जो फील्डर खड़े थे उनके हाथ में थमा बैठे। इस तरीके की इनिंग लगभग इसी तरीके से 10 में से 9 बार ऐसे ही खत्म होती है। तो फिलहाल ये हाल रहा इस बैटिंग यूनिट का और कहीं ना कहीं इस जीत के साथ फार वेस्ट तो का सफर जरूर खत्म हुआ, लेकिन काठमांडू नाइट्स को उन्होंने फेवर किया, काठमांडू नाइट्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, बॉलिंग से क्या कुछ इंप्रेसिव परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला। और एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, फार वेस्ट ने दुर्गेश गुप्ता को बहुत ही देर कर दिया समझने में और शायद विनोद भंडारी को एज ओपनिंग भी, अगर हम अभी की बात करें। जरूर बहुत सही कहा आपने, क्योंकि 3 विकेट इन्होंने निकाले आज 29 रन देकर। तो आपने बिल्कुल सही कहा, इतना लेट खिलाना ये भी समझ में नहीं आया। हस्बतुल्लाह साहिदी अच्छा कर रहे टूर्नामेंट में, उन्होंने विकेट निकाले, एक आध 2 करके ऐसे विकेट, आज भी उन्होंने 2 विकेट निकाले। करण केसी ने 3 ओवर में 16 रन, 1 विकेट उन्होंने भी लिया। प्रकाश जेसी ने जी हाँ 2 विकेट निकाले। तो ओवरऑल ये जब ग्रुप परफॉर्मेंस हुआ है आज, देखिए सामने वाली टीम कितने आसानी से उन्होंने घुटने टिकवा दिए सामने वाली टीम को, यानी कि पोखरा एवेंजर्स को। वही पोखरा एवेंजर्स जो है फार वेस्ट के लिए नहीं कर पाया कि विकेट्स नहीं निकाल पाया और एज अ ग्रुप, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक लोन परफॉर्मर भी नहीं, अभिमन्यु मिथुन ने 2 विकेट लिए थे, वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव गए थे, पर यहाँ पर बहुत शानदार परफॉर्मेंस। बिल्कुल, तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। तो शानदार जीत यहाँ पर दर्ज की है फार वेस्ट ने और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी पोखरा एवेंजर्स टीम को ऑल आउट कर दिया
जहां पर एक वक्त वो 129 रन पर 4 विकेट थे और सिर्फ 27 बॉलें गेम खत्म होने में बची थी, उसमें से 11 बॉलें वो छोड़ के भी आए। तो कहीं ना कहीं आप जबरदस्त कोलैप्स कह सकते हैं। प्रतीश के आउट होने के बाद पूरी तरह से कोलैप्स में बिखर गई प्रोग्राम इंडियंस की टीम। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर करिए अगर आपका एनालिसिस पसंद आया और हमारी बातों से अगर आप सहमत हो। तो फोर्थ सेमीफाइनल्स जो भी हैं, जो भी उनके फैंस थे, जो भी उन चाह रहे थे कि उनको फेवर कर रहे थे, उनको कांग्रेचुलेशन। चलिए आपकी टीम पहुंच गई है। अब देखना है कि कल प्लेऑफ 1 में आखिर किसका सामना किनसे होता है और किस तरीके की मैचेस में जीत निकल कर आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिएगा।